हेलो बच्चों, क्या सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो और वीडियो आ रही है? हेलो हेलो हेलो। भैया कमेंट्स में बताओ फटाफट से, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो फटाफट से बता दो कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है। क्या हालचाल सभी लोगों के? चैट ऑन नहीं है शायद। हेलो हेलो हेलो। उसमें नहीं आ रही फिर। इसमें पढ़ने में नहीं आ रही चैट। सर क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड होगी? हाँ, क्लास के नोट्स प्रोवाइड होंगे भाई। होंगे होंगे होंगे, क्लास के नोट्स प्रोवाइड होंगे। ठीक है। नोट्स आ गए हैं। इज दिस लेक्चर विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड? हाँ, क्लास खत्म होने के कुछ टाइम बाद ये लेक्चर आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगा। ठीक है। हाँ भाई, तो फटाफट से बता दो यार, क्या सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर है तो भाई बता दो यार, कमेंट करो फटाफट से, फिर हम क्लास शुरू करेंगे।
चलो भाई, थोड़ा सा शायद चैट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो शायद मुझे यहाँ पर आप लोगों की चैट कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं जो आप बोल रहे हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ऑडियो वीडियो आ रही होगी, ठीक है। मुझे बहुत पुराने कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं 3-4 मिनट पहले के। चलो यार, तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अर्जुना 2.0 बैच में, ठीक है। बहुत बेसिक से आपको इस बैच में पढ़ाया जाएगा, हर कॉन्सेप्ट का मतलब समझाया जाएगा, ठीक है। और यार फिजिक्स का फील दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट को जब तक हमारा पास फील नहीं आएगा, जब तक हमको चीजों बहुत क्लियर नहीं होंगी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हर चीज के बारे में बहुत डिटेल में हम बातें करेंगे, ठीक है यार। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई अपने बारे में बता दूं, ठीक है। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है, मैं आईआईटी धनबाद से ग्रेजुएट हूं और पिछले लगभग 8-9 साल से मैं जेई और नीट के स्टूडेंट्स को मेंटर करता आया हूं। कई सारे बच्चे जो है मेरे आईआईटीज में सिलेक्शन तो हो ही चुका है, सिलेक्शन तो बहुत सारे बच्चों का हुआ है, ठीक है। डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट रैंक्स बहुत सारे बच्चों ने निकाली हैं और मैं चाहता हूं कि इस बैच से मेरे जो बच्चे हैं, अर्जुना वाले बच्चे हैं, वो भी बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करें आईआईटीज में और एनआईटीज में जाएं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाएं, ठीक है। चलो यार, तो टाइम खराब नहीं करते हैं भाई, सबसे पहले आज शुरू करते हैं कि यार आज की क्लास में हम क्या क्या बातें करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको फंडामेंटल से शुरू करते हैं। पहला लेक्चर है यूनिट्स एंड डायमेंशन से शुरू करते हैं, ठीक है। और कल ही मैं जेई एडवांस का पेपर डिस्कस कर रहा था, इस चैप्टर से यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर से 2 क्वेश्चन एडवांस में आए थे, ठीक है। और बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन थे, ठीक है। हम जैसे जैसे लेक्चर आगे चलते जाएंगे हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ठीक है। देखना भाई कितने आसान क्वेश्चंस इस बार आए थे और जनरली हर साल यही होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम होता है, बस आपको अगर एक बार एप्लीकेशन समझ में आ जाए कि मतलब कॉन्सेप्ट भाई तुमने पढ़ लिया, ठीक है, और उसको अप्लाई किस तरीके से करते हैं, उसको अगर मैं वो जुगाड़ बता दूंगा ना कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, तो भाई चाहे वो जेई मेंस का पेपर हो, चाहे जेई एडवांस का पेपर हो, चाहे तुम्हारे क्लास 11th और क्लास 12th के बोर्ड्स के पेपर हो, तुम सब पेपरों में फोड़ के आओगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या बातें करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताऊंगा, यूनिट्स के बारे में पढ़ाऊंगा और सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग अभी तक भाई पढ़ रहे हैं, तो भाई देखो इस क्लास के बहुत बेसिक बहुत सिंपल से 2 रूल्स हैं, ठीक है। पहली चीज, आप देखो यार, अगर आपको मैक्सिमम एडवांटेज उठाना है ना आज की क्लास का और सारी क्लासेस का, तो देखो क्लास पर स्टिक रहना, जो भी क्लास से रिलेटेड कैसा भी आपका डाउट है खुल के पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर दो। हम कई सारे पोल्स करेंगे, कई सारे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, सभी क्वेश्चंस के आप आंसर दो, बहुत एनकरेज करेंगे, हर चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को, हर कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन क्लास से इररिलेवेंट चीजें नहीं पूछनी है, ठीक है। तो और किसी को भाई अब्यूज नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है यार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सभी लोगों को ये कॉमन सेंस है, सभी लोग ये जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले पिछली क्लासेस में जो कि मैंने आपको पिछले वीक 2-3 बहुत बेसिक सी क्लासेस ली थी, ठीक है, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे। मुझे पता है आप बहुत क्लास 10 से क्लास 11 में जब बच्चा आता है ना, उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर हम नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, सर हम स्कूल और क्लास को कैसे मैनेज करें, सर मेरे 10th में खराब मार्क्स आए थे, सर क्या मैं भी जेई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। बस जरूरत है कि आपको रिगरसली जो भी यहां पर टीचर पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करना है, और जितना होमवर्क दिया जा रहा है भाई साहब, ऐसा होना चाहिए कि होमवर्क आपका बिल्कुल टाइम पर होना चाहिए, बैकलॉग नहीं आने देना है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम मैं यहां पर देखता हूं बच्चों के पास है, वो है कि सर हमारा बैकलॉग बन गया, सर पुराना जो लेक्चर था हम देख ही नहीं पाए, ठीक है, और अब सर हम कैसे कवर करें उस चीज को। तो ये भी बताऊंगा बैकलॉग कैसे कवर करें। इवन मैंने कुछ चीजें के कुछ टॉपिक्स के बारे में ये पहले ही बात की थी पिछले लेक्चर में, जो हमने बात करी थी कि नोट्स कैसे बनाए जाएं, ठीक है, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। बैकलॉग कैसे कवर किया जाए, अगर आपके पास बैकलॉग आ चुका है तो बैकलॉग कैसे कवर करना है, ठीक है, इसके बारे में भी बता चुका हूं। और डाउट्स कैसे पूछने होते हैं, आप किस तरीके से डाउट्स पूछेंगे, क्लास के बाद आप डाउट्स कैसे पूछ सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर आपने ये वीडियोस पिछले वीक के नहीं देखे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, हम इन फ्यूचर दोबारा बात करेंगे। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो या आपका भी इनमें से कोई भी सवाल है, तो प्लीज
बहुत से बहुत 5 या 10 मिनट के वो वीडियोस होंगे। मैं सारे टॉपिक्स एक लेक्चर में नहीं लेना चाहता, नहीं तो ये होगा कि यार पूरा लेक्चर ही उसमें निकल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी डाउट्स हैं उनको हम एक एक करके कैटर करेंगे, एक एक करके हम सबके साथ निपटेंगे, हर प्रॉब्लम के साथ, हर मुश्किल का हल होगा भाई। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस हर संकट का हल होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा। ठीक है, हर चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे के जाऊंगा। भाई आया है ना यहाँ पे, सब बता के जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे। चलो भाई, तो आज की क्लास में मैं बात करूंगा कि इज एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट फॉर जेई। ठीक है, क्या जेई के लिए मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? अगर पढ़नी चाहिए तो किस तरीके से पढ़नी चाहिए? ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर इनके बारे में आपको डाउट से कुछ पूछना है तो प्लीज वो 5-10 मिनट के वीडियोस देख लेना यार, काम हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इज एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट फॉर जेई है और नहीं भी। ठीक है, स्टार्टिंग में अभी आपको एनसीईआरटी के बारे में सोचना भी नहीं है। मतलब क्या, एट द मोमेंट आज की क्लास में, ठीक है, जब तक मैं ना बोलूं, जब तक आज से आगे से जब तक मैं नहीं बोलूंगा एनसीईआरटी को खोल के नहीं देखेंगे। जितना एनसीईआरटी में दिया है और उससे कहीं ज्यादा मैं करवाऊंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है, बहुत सारी चीजें करवाऊंगा। एनसीईआरटी में प्रॉब्लम क्या है? 2 प्रॉब्लम है। पहली चीज, लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इतनी आसानी से बातें समझ में नहीं आती। ये बोला होगा ये कान है तो इस तरीके से बोलेगा ये कान है। ठीक है, घुमा फिरा के बोलेगा अच्छा कान को ऐसे पकड़ना बेटा, तो इस तरीके से बोलता है। तो एक तो प्रॉब्लम ये है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एनसीईआरटी के कई सारे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए हुए हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मतलब हम सोचते हैं कि हमें चाहिए कि एनसीईआरटी स्टार्टिंग लेवल की होनी चाहिए, हमें चीजें समझ में आए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, एनसीईआरटी का लेवल काफी ऊपर है। ठीक है, जो बैक एक्सरसाइज का है, तो करेंगे। ठीक है, लेकिन जब मैं बताऊंगा तब एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, और कई सारे आंसर्स भी गड़बड़ हैं तो वो भी भाई, और कैलकुलेशन बहुत गंदी है। ठीक है, तो इसीलिए बताऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज, एनसीईआरटी नॉट नेसेसरी, जेई के लिए नेसेसरी नहीं है, पूरी तरह से नेसेसरी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ बैक एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे। ठीक है, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, और आपके देखना आप यार 11th के भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप जेई में भी बहुत फोड़ के आओगे। ठीक है भाई, चलो, तो कई सारी एरर्स भी हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे हम काइनेमेटिक्स से, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, वहां से हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, और मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस करने हैं, ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, ये क्वेश्चन अब लगाने हैं, तो बस वो क्वेश्चन आपको फॉलो करने हैं। ठीक है यार, चलो भाई। अभी भी चालू नहीं हुई चैट? चलो, तो शुरू करते हैं भाई आज की सबसे पहली क्लास। ठीक है, सबसे पहले और सबसे बेसिक सा सवाल बताओ, ये मैंने क्या लिखा है? क्या है ये? बहुत बेसिक सी बात, 10। क्या है ये 10? बहुत अच्छे, अब चैट आने लगी। हाँ, क्या है 10? बहुत अच्छे, नंबर है ना? तो ये जो 10 लिखा हुआ है ये एक्चुअली में क्या है? ये एक्चुअली में नंबर है। ठीक है यार, अब मैं अगर यहां पर लिख रहा हूं सेम यही चीज दोबारा से, अब क्या है ये? अब क्या है बताओ भाई, ये क्या है? बहुत बढ़िया, ये है आपकी लेंथ। ये क्या है? क्या है ये? तो बोलो। अरे सभी को पता है यार, ये है हमारा मास। और अगर मैं आखिरी चलो ये लू 10 सेकंड, ये क्या है? ये है टाइम। बहुत बढ़िया, मतलब ये
कि यार अगर मैंने खाली 10 लिखा था तो वो 10 सिर्फ क्या हो गया था, नंबर था। आप ये बिल्कुल नहीं बोल पा रहे थे कि वो 10 लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, हमको पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने 10 के साथ एक सरनेम जोड़ दिया, जैसे ही मैंने बोला कि भैया सरनेम क्या है, तो आपको सरनेम से उस पर्सन के बारे में, सरनेम से उस नंबर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई। अरे यार कई बार ऐसा होता है ना कि एक अंकल मिलते हैं, ठीक है, तुमने बोला क्या नाम है, सर अर्जुन नाम है मेरा। अरे आगे क्या है भाई, पूरा नाम बता। तो क्या जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं तुम्हारे फैमिली के बारे में, तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तुम्हारी लीनिएज के बारे में। सेम यही कॉन्सेप्ट फिजिक्स में भी है, ठीक है। फिजिक्स में 10 के साथ ये जो सरनेम लग रहा है, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, इसको हम बोलते हैं यूनिट। ये यूनिट क्या होती है, ये यूनिट क्या आइडिया देती है, ये यूनिट ये बताती है कि भाई बातचीत किस बारे में चल रही है, ठीक है। तो ये यूनिट आपको गिव्स एन आइडिया, किसके बारे में आइडिया देती है, अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। अब बात आती है सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये अब क्या बला आ गई सर, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। चलो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो फिजिकल क्वांटिटी भाई कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। हर वो चीज, क्योंकि देखो यार फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स क्या है, यूनिवर्स के जितने भी बिहेवियर्स हैं हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, और उन स्टडी करके हम चीजों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। मैंने बोला कि ये पेन नीचे गिरा, ठीक है, मतलब क्या, पेन नीचे गिरा, इसका मतलब कोई चीज इस पेन को नीचे की तरफ खींच रही है, ठीक है। अब ये प्रेडिक्ट करना, हमने कहा कि हर चीज नीचे गिरती है, तो इसका मतलब अब मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि अगर मैं इस बोतल को भी यहां से छोड़ूंगा तो ये बोतल भी नीचे गिरेगी। ये है फिजिक्स। फिजिक्स बेसिकली क्या है, आप अपने आसपास के नेचर को ऑब्जर्व करते हो और उस नेचर को ऑब्जर्व करके आप कुछ रिजल्ट निकालते हो कि नहीं भाई ये रिजल्ट होना चाहिए, मतलब हर चीज को जब मैं छोड़ता हूं तो वो चीज नीचे गिरती है। तो अब आप उसको नई नई चीजों पे लगा रहे हो, अच्छा पेन को छोड़ा तो नीचे गिरा, तो क्या बोतल छोड़ने पर भी नीचे गिरेगी, हां गिरेगी। तो सर क्या मोबाइल छोड़ने पर भी नीचे गिरेगा, हां गिरेगा, पर तेरा नुकसान होगा, ठीक है। तो सर क्या चांद भी नीचे गिरता है, हां गिरता है, ठीक है। अब ये चीज सोचना, ठीक है, कि चांद भी नीचे गिरता है, किस तरीके से नीचे गिरेगा, इसके बारे में, इसी की स्टडी करना हम कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। अब फिजिक्स सिर्फ ये इतना काफी नहीं होगा ना कि नीचे गिरेगी, अरे इतना तो सबको पता है। अब इसके आगे की बात करना, ठीक है। तो आगे की बात करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं, ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज आर properties which can be measured using physical इंस्ट्रूमेंट्स। हर वो प्रॉपर्टी, हर वो एंटिटी जिसको आप नाप सकते हैं फिजिकल किसी एक्सपेरिमेंट से या किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि भाई लेंथ को किससे नापते हो बताओ, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट जिससे नापते हो, इसको हम मीटर स्केल से या खाली स्केल से बोल दूं, लेंथ को हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा सर मास को किससे नापते हैं, तो मास को आप बैलेंस से नापते हो, फिजिकल जो बैलेंस होता है, फिजिकल बैलेंस। तराजू, अरे बहुत सिंपल सा तराजू जिससे हम नापते हैं, जैसे बाजार में सब्जी लेने जाते हैं, ठीक है। टाइम किससे नापते हो, टेम्परेचर, करंट,
तो इन सभी के नापने के लिए आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है। पहली आपकी यहां पर क्लॉक हो गई है, आपके पास यहां पर थर्मामीटर हो गया है, यहां पर करंट नापने के लिए क्या होता है, कौन सी डिवाइस यूज करते हो, करंट नापने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, पहली क्लास है, एक रूल बता देता हूं, ठीक है। जब भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको जवाब नहीं देने हैं, ठीक है। मैं आपसे स्पेसिफिकली, जैसे कई बार ऐसा होगा मैं कुछ बहुत इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, कई बार ऐसा होगा कि मैं तुमको कुछ जुगाड़ बता रहा हूं, कई सारे ऐसे ब्रह्मास्त्र दूंगा जिनसे न्यूमेरिकल्स बिना पेन चलाए सॉल्व होंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होगा यार कि मतलब कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जो तुमको किताबों में नहीं मिलने वाली, ठीक है, जुगाड़ है। तो ऐसे टाइम पर मैं इशारा करूंगा, मतलब ये कि चैट थम जानी चाहिए, आपको जवाब नहीं देना है, आपका ध्यान, नजरें कहां होनी चाहिए आपकी, सचिन सर बोलते हैं नजरें स्क्रीन पर, ठीक है। तो आपकी नजरें भी स्क्रीन पर फिक्स होनी चाहिए जब जब मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि उस टाइम पर ना तो मैं चैट देख रहा हूं, ठीक है, तो इसीलिए उसका आपको कमेंट करने का कोई फायदा नहीं होगा, आपका ध्यान यहां होना चाहिए। और जब मैं आपसे जवाब मांगूं तो भाई जवाब में अब आपको जवाब देना है, आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि बात भी करेंगे, मजाक मस्ती भी करेंगे, हर चीज करेंगे टाइम टाइम पर। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि यार मैं यहां पढ़ा रहा हूं और तुम अपने लगे हुए हो सर क्या हालचाल, ठीक है ना, क्योंकि वो देख नहीं रहा, ठीक है। चलो, तो करंट किससे नापते हैं बताओ, अब बता सकते हो यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करंट नापने के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं एमीटर। आपने देखा होगा एमीटर जो होता है, अगर कभी लैब में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो तो एक एमीटर नाम का एक डिवाइस होता है, इस तरीके का दिखाई देता है। यहां काले नीले बना रहा हूं, एक्चुअल में एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है, ठीक है। इस तरीके का डिवाइस होता है, इसके बीच में यहां पे स्केल होती है, ये होता है आपका एमीटर, ठीक है। इस तरीके के डिवाइस से हम क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। तो कहने का मतलब यह है, ये सारे के सारे डिवाइस, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं, क्या, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि आप दुनिया में आप ऑब्जर्व करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल समय आप चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, लेंथ कितनी दूरी है आप ये नाप रहे हो, ठीक है। तो हर वो चीज जिसको आप मेजर करते हो उसी को हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो सर क्या ऐसा भी होता है क्या कोई नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो, अरे होती है रे, कौन सी नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी जो आप नाप नहीं सकते, ठीक है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज किनको बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, तो प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिनको नापने के लिए अभी तक मशीन नहीं बनी है, जिनको नापने के लिए अभी तक मशीन नहीं बनी, अगर बन जाएगी तो हम उनको भी फिजिकल क्वांटिटी कहने लगेंगे, अगर बन जाएगी तो हम उनको भी फिजिकल क्वांटिटी कहने लगेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर फीलिंग्स, इनके लिए इनको हम, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। आपका एंगर हो गया, प्यार हो गया किसी के प्रति, अरे सर हम तो बहुत प्यार करते हैं सर, ठीक है, लेकिन कैसे बताओगे कितना प्यार करते हो, डब्बा भर के कि तसला भर के, नहीं बता पाओगे ना, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी, हाँ हैप्पीनेस बहुत अच्छे, ठीक है, ऐसी फिजिकल, ऐसे को हमको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो जिनको हम नहीं नाप सकते वो है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम नाप सकते हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। हाँ अरे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एंगर, लव, फीलिंग, हेट्रेड, ठीक है, अरे तुम सब में माहिर हो, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब बताओ भाई क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है, फटाफट से मुझे जवाब दे दो, ठीक है। अगर आपको अभी तक की बात समझ में आ रही है, हाँ या ना में बस जवाब दे देना, ठीक है। हमने अभी बहुत बेसिक बेसिक बातें करी हैं, सभी लोगों को उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी कि यहां तक हमने जो बातें पढ़ी हैं, ठीक है, ये है फिजिक्स की शुरुआत। हम
बहुत स्टेप बाय स्टेप, बहुत बेसिक से बातें करेंगे, एक एक लेवल धीमे 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 ऊपर बढ़ते जाएंगे और एडवांस के लेवल तक जाएंगे। ठीक है, बीच में रुकेंगे, जगह जगह पड़ाव आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देख लेते हैं भाई क्या रिजल्ट आया पोल का। तो यहां तक की बात, बहुत सिंपल सिंपल बातें करी हैं। ठीक है, फटाफट से जवाब दो। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं यूनिट्स या टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती हैं? ठीक है, तो यार अगर मैं डिपेंडेंसी की बात करूं, सर डिपेंडेंसी क्या? डिपेंडेंसी का मतलब होता है एक चीज दूसरी चीज के ऊपर निर्भरता। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, अरे सर हम तो इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, क्या मतलब हम चाहते हैं कि हम खुद, हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़े। ठीक है, ठीक इसी तरीके से फिजिक्स में अगर मैं डिपेंडेंसी की बात करूं तो फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। ठीक है, पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरी होती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सर दोनों में क्या अंतर है? फंडामेंटल जैसा कि नाम में है, नाम का मतलब है कि यार ये बहुत बेसिक सी फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसा माना जाता है कि ये मूलभूत है। ठीक है, मूलभूत मतलब बिल्कुल फंडामेंटल, बहुत बेसिक लेवल पर। इससे ज्यादा हम चीजों को और सिंप्लीफाई करना, उनकी तौहीन होगी, बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, अरे भाई फंडामेंटल मतलब जैसे तुम्हारे घर के प्रधान जी हैं, ठीक है, तुम्हारे घर के सबसे बड़े, ठीक है, अब उनसे आगे कहीं तुम जाना तो यार उनकी बेइज्जती होगी ना। तो ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या करती हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन पर निर्भर करती हैं। ठीक है, डिपेंड्स, ठीक है, ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, सर इनको इस तरीके से क्यों क्लासिफाई किया गया? ठीक है, अच्छा कितने लोगों को याद है क्लास 9th में या क्लास 10th में, मुझे नहीं पता, ठीक है, बायोलॉजी चैप्टर में एक वो होता था, अलग अलग कैटेगरीज में हर चीज को बांटा गया था। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे। भाई मेरी बायोलॉजी बहुत खराब है, मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, लेकिन इतना मुझे याद है, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे, और फिर उसके बाद कई सारे तमाम किंगडम्स और होते थे। ठीक है, मैमल्स और इस तरीके के एम्फीबियंस, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे किंगडम्स होते थे। कितने लोगों को ये याद है? मोनोकोटिलेडॉन, डाइकोटिलेडॉन, बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी ना, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है भाई, सही बात बताऊं। ठीक है, हाँ सभी लोगों को याद है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है यार, क्यों ऐसा क्यों किया गया? ठीक है, किंगडम एनिमलिया अलग, मतलब एनिमल्स को अलग स्टडी करेंगे, प्लांट्स को अलग स्टडी करेंगे, फिर प्लांट्स के भी कई सारे किंगडम बना दिए, सब किंगडम्स बना दिए, यहां पर भी कई सारे सब किंगडम्स बना। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि इतने सारे जानवर, इतने सारे पेड़ पौधों की स्टडी करनी थी कि यार अगर अलग अलग करते ना तो एक आध जीवन में तो नहीं हो पानी थी। ठीक है, लेकिन हमने देखा यार कई चीजें सेम तरीके से बिहेव कर रही हैं। ठीक है, तो हमने डिसाइड किया कि यार इनको कैटेगराइज कर दिया, क्लब कर दिया जाए, एक चीज को पढ़ेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे अगर मैं प्लांट्स के कोई एक बेसिक एट्रीब्यूट की बता दूं, ठीक है, तो हर वो प्लांट जो कि इस एट्रीब्यूट को मानेगा तो वो प्लांट हो गया। ठीक है, नहीं मानेगा तो एनिमल में चला जाएगा। तो इस तरीके से मैंने चीजों को क्लासिफाई किया था, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टडी करनी थी ना। ठीक इसी तरीके से फिजिक्स में बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो यार आसानी के लिए, सहूलियत के लिए हम दो कैटेगरीज में चीजों को तोड़ रहे हैं। ठीक है, पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटीज कैसी हैं? बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, किससे इंडिपेंडेंट है? दीज आर
बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज which are independent of each other, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एंड कैन नॉट बी फर्दर, ठीक है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और इसको इससे ज्यादा हम तोड़ना मानते नहीं सही है, ठीक है। जबकि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आपकी, ठीक है, दीज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी written down in terms of, या कैन बी एक्सप्रेस्ड, रिटर्न की जगह और फैंसी वर्ड यूज करते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो भाइयों और बहनों, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। मतलब क्या, इनको हम इनके टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो यार, तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, और इनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हमने बनाई है? ना ना ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए कमिटी बैठी, इंटरनेशनल कमिटी है, वो कमिटी ने डिसाइड किया कि यार ये फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए, और बाकी सारी कैसी होनी चाहिए? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का उन्होंने चयन किया, ठीक है। तो देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं? बताओ भाई, ठीक है, कौन सी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब सभी लोग ने कुछ कुछ तो पढ़ रखा है, कोई बात नहीं। जिन्होंने नहीं पढ़ा उन लोगों के लिए पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, दूसरी है मास, तीसरी है टाइम, चौथी है टेम्परेचर, पांचवी है आपका इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7वीं और आखिरी फंडामेंटल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये 7 ऐसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि जनरली एक ग्लोबल बॉडी ने अप्रूव करी हैं, ठीक है। हम मानते कि यार ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब कुछ महाशय ऐसे भी होंगे होशियार जो बोलेंगे ना सर, इसके अलावा भी तो है। होंगे, तुम में से कई हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तुम में सर और भी तो थी फंडामेंटल, सर एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है। अरे सबर कर जा, सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अब इनके अलावा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है? बहुत सारी हैं, जैसे कि एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, आपका वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है। ऐसी ढेर सारी फंडामेंटल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है। मतलब क्या, इन 7 को छोड़ करके और 2 एक और क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब जैसे होता है ना कि सर
पेपर हो गया सर, एक कॉपी और दे दो, सप्लीमेंट्री कॉपी मांगते ना, ठीक इसी तरीके से पहले ये 60 डिसाइड कर ली, फिर लोगों को लगा यार नहीं यार अभी कुछ कुछ मिसिंग है, ठीक है, तो उन्होंने 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और बताई थी, उनको छोड़ करके दुनिया की सारी फिजिकल क्वांटिटीज कैसी होंगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में कहलाती हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, बहुत बेसिक नेचर की होती हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल से ही निकाली गई हैं, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनके अलावा हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और होती हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और हैं, ठीक है। पहली सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है लीनियर एंगल, या फिर जो आप कहते हो सीधा सीधा एंगल, ठीक है, जिसको हम थीटा के नाम से जानते हैं, याद है कौन सा होता है वो एंगल, अरे सर इसी से तो हम सारे दो लाइंस के बीच में एंगल नापते हैं, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, तो दिस इज नोन एज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। सर ये सॉलिड एंगल क्या है, इसको हम कई बार ओमेगा से लिखते हैं, कई बार इस तरीके का ओमेगा, कोई भी आप एंगल सिंबल बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल बेसिकली 3D वाला एंगल, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो 3D में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। तो यहां पर ये जो एंगल है, ठीक है, दिस एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल, ठीक है। अरे आइस का वो कोन देखा है ना आइसक्रीम वाला, वही जो इसका जो एंगल है, दिस इज नोन एज सॉलिड एंगल, ठीक है। तो 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और होती हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो यार, अब अगर हमें यह पता चल गया कि यार फंडामेंटल डिपेंडेंसी के आधार पर, मतलब क्या कोई चीज किस पर निर्भर करती है, इसके आधार पर अगर बात कर रहे हैं तो क्या है हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 और डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी, इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और होती हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बेसिस पर भी क्या हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मतलब कि यार किसी चीज की डायरेक्शन है या नहीं है, किसी चीज की डायरेक्शन है या नहीं है। जैसे अगर मैंने बोला भाई कि ऐसा है कि मैंने एक खजाना छुपा रखा है, ठीक है, और मैंने तुमको बोल दिया वो खजाना तुमसे 1 किलोमीटर दूर है, तुम जहां रहते हो ना, तुम्हारे घर से 1 किलोमीटर दूर खजाना है, ठीक है। तो बताओ यार, अगर वो खजाना तुम खोजने निकले तो क्या तुमको वो खजाना तुरंत ही मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा ना, ठीक है। मतलब क्या, अगर मैंने तुमको बोला कि यार खजाना कहीं है, तुम यहां पर खड़े हुए हो, ठीक है, तुम यहां खड़े हुए हो और खजाना तुमसे कहीं पर है तो 1 किलोमीटर दूर है, तो तुम क्या करोगे? सर अगर 1 किलोमीटर दूर खजाना है तो हम 1 किलोमीटर का एक सर्कल बना देंगे, ठीक है। सर खजाना कहीं इसी एरिया में होना चाहिए, इस सर्कल के अंदर होना चाहिए। मतलब क्या, केवल और केवल मैं डिस्टेंस बताने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब मैंने कहा नहीं नहीं, खजाना जो है तुम्हारे सीधे हाथ पे यहां पर है 1 किलोमीटर दूर, तो अब तुम खजाना ढूंढ सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि कई सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको बताने के लिए मुझे यह भी बोलना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर दूर है, मतलब मैग्नीट्यूड भी देना पड़ेगा, साथ में यह भी बोलना पड़ेगा कि ईस्ट डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। पहली नाम बता रहे, इनके बारे में हम डिटेल में बहुत आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी पहले नाम सुन लो। पहली स्केलर क्वांटिटी होती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के अलोंग, और दूसरी क्वांटिटी को बोलते हैं हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। भैया 4 किलो आटा देना, मैग्नीट्यूड काम हो गया, आपको आटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का इन्वॉल्वमेंट होता है उनको हम कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। ओनली
जैसे कि टाइम हो गया, मास हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ऐसी कई सारी क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। 4 किलो आटा, तुम ये नहीं बोलते ना, अरे भैया 4 किलो आटा साउथ डायरेक्शन से ऐसे तोल के देना, नहीं ना, भगा देगा तुमको, नहीं बोलते ना, ठीक है। तो सर ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है, ठीक है, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। दीज क्वांटिटीज नीड मैग्नीट्यूड and direction both to be completely defined। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन भी देनी पड़े, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। सर समझ नहीं आया, सर डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डायरेक्शन डिफाइन करते हैं? बहुत बेसिक सा सवाल पूछता हूं, ठीक है, बहुत बेसिक सा आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। अगर मैं 4 न्यूटन को ऐड करूंगा, फोर्स है, ठीक है, तो 4 में 4 न्यूटन को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा? अगर मैं 4 न्यूटन में 4 न्यूटन को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा? बताओ भाई। हाँ, है ना, बहुत अच्छे। 4 न्यूटन में सर 4 न्यूटन को ऐड करने पर 8 न्यूटन मिलता है। सभी लोग बोल रहे हैं सर 4 न्यूटन में 4 न्यूटन को ऐड करने पर 8 न्यूटन मिलता है, ठीक है। सभी लोग, तुम सभी बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ठीक है। चलो तुम जो बोल रहे हो मैं तुम्हारा ही आंसर लिख देता हूं, ठीक है। तुमने जो बोला मैंने तुम्हारा आंसर यहां पर छाप दिया, ठीक है। देखें, ओहो 92% लोग बोल रहे हैं 8 न्यूटन होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे वाह यार, मतलब तुम सभी लोग बोल रहे हो 8 न्यूटन होगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, तुमने जो बोला मैंने बस वो लिख दिया, ठीक है। देखते हैं 8 न्यूटन होगा कि नहीं होगा। मेरे पास यहां पर एक सिमुलेशन है, ठीक है। ये पर्सन जो है ना, ये छोटा छोटा बंदा, ये कभी तुमने गेम खेला होगा, ठीक है, ये 50 न्यूटन लगा रहा है, ये 50 न्यूटन लगा रहा है, ठीक है। और अगर मैंने ये भी यहां पर 50 न्यूटन लगाया, बोलो क्या 50 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन, यहां बताना, जब 4 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन तुम लोग 8 बोल रहे थे, तो इसके हिसाब से सर 50 प्लस 50 न्यूटन 100 न्यूटन होना चाहिए था। लेकिन सम ऑफ फोर्सेस क्या बोल रहा है यहां पर? देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, सम ऑफ फोर्सेस क्या बोल रहा है? 0 बोल रहा है। इसका मतलब यह है कि यार तुम्हें यह भी तो बताना था कि सर 4 न्यूटन की डायरेक्शन क्या है, 4 न्यूटन की डायरेक्शन क्या है? सर अगर ये ईस्ट में हुई, सर अगर ये वेस्ट में हुई, तो सर ये 8 नहीं होगा, फिर ये 0 हो जाएगा। मतलब क्या सर, आपने तो इंफॉर्मेशन इनकंप्लीट दी थी। ऐसी चीजें जिनको बताने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ही मैंने बोला 4 न्यूटन, तुम अगले सवाल बता कहां है, अरे मास्टर बता दे किस डायरेक्शन में तूने फोर्स लगाया, तब ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब समझ में आया? ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी तब तक नहीं होती जब तक तुम्हें डायरेक्शन नहीं दे दो। कहने का मतलब यह है, वेक्टर जैसी मैं बोल दूंगा ना, अगला कॉलर हाथ में, सर बताओ डायरेक्शन कहां है, ठीक है, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। चलो भाई, तो उम्मीद करता हूं अब तुमको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको 4 न्यूटन, इसको इधर लगा दूं, लगा पाऊंगा? नहीं लगा पाऊंगा, इसको लगा पाऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब दोनों को लगाया, इस बार 50 प्लस 50 100 हो गया, लेकिन इसी 50 को मैं यहां पर अगर मैं लगाता हूं, ठीक है, तो अब ये 0 हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो 4 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन 8 होगा, दिस इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ फोर्सेस नीड डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस एज वेल,
ठीक है, मतलब क्या, बताने के लिए यह भी मुझे बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। 4 न्यूटन किस डायरेक्शन में, 4 न्यूटन किस डायरेक्शन में, मुझे यह भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा कि फोर्स कैसी क्वांटिटी होगी, फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट मतलब 1 किलोमीटर ईस्ट में डिस्प्लेस कर जाओ, 1 किलोमीटर ईस्ट में चले जाओ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज, अगर मैं इनको 1 किलोमीटर ईस्ट बोल दूंगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या सभी लोगों को स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्लियर डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। बेटा जिन लोगों को पोल दिखाई नहीं दे रहा है उन लोगों के लिए बता दूं, आपके मोबाइल के राइट के स्क्रीन पर एक इस तरीके का आइकन आपको दिख रहा होगा। अगर आप लैपटॉप से हैं तो लैपटॉप में भी ऐसा आइकन दिख रहा होगा। यह है आपका पोल का आइकन। जब पोल चालू होगा आपको यहां पर क्लिक करना होगा और आपको आ जाएगा। ठीक है, और एक शायद वाइब्रेशन भी ऑन होता है। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि पोल ऑन हो चुका है। चलो भाई, ठीक है, तो अगला सवाल, क्या करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? करंट, उम्मीद करता हूं याद होगा किस तरीके से डिफाइंड होता था, बताते थे ना कि सर ये जा रहा है 4 एम्पियर करंट, ये जा रहा है 5 एम्पियर करंट। करंट डिस्पाइट हैविंग डायरेक्शन, करंट डिस्पाइट हैविंग डायरेक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। करंट की डायरेक्शन है, दिखाते हैं, जनरली डायरेक्शन दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि करंट बेसिकली स्केलर क्यों होता है? क्योंकि करंट वेक्टर की कोई जैसी बात मानता ही नहीं है। ठीक है, अगर 4 एम्पियर करंट इधर आ रहा है, यहां से मैं 1 एम्पियर करंट लेकर के जाऊं, अगर मैं यहां से 1 एम्पियर करंट लेकर के जाऊं तो करंट जो होगा ये 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए करंट जैसे स्केलर की जैसे बात ही नहीं मानता, तो करंट कैसा है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे, अरे काफी लोगों को तो पता ही था यार। चलो आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज अब आप पूछ सकते हो। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी, बेटा टेंसर क्वांटिटीज हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन भी होती है लेकिन वो डायरेक्शन वेरी करती है। ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब जेई के सिलेबस में नहीं है। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ वही चीज बताऊंगा जो कि आपके सिलेबस में है। हाँ, सोचने का नजरिया जरूर दूंगा। ठीक है, आप नई नई चीजों के बारे में सोच जरूर पाएंगे। ठीक है, एक चीज कई बार ऐसा होता है कि हम डाउट्स यहां पर तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये डाउट मेरा क्लास में सॉल्व नहीं हो पाया है, तो मैं क्लास के बाद भी आपको हर स्लाइड के ऊपर एक डाउट का ऑप्शन होता है। ठीक है, कमेंट में डाउट मत लिखिएगा, कमेंट में कोई फायदा नहीं होगा, मैं कमेंट नहीं पढ़ता। ठीक है, आप डाउट्स में जाकर के डाउट्स पूछिएगा। मैं कोशिश पर्सनली यही करता हूं कि हर रोज जितने ज्यादा से 100 से 200 के लगभग डाउट्स मैं हर रोज बता रहा हूं। ठीक है, हर रोज क्लास में मैं बताता हूं कि बच्चों के जो डाउट्स आते हैं मैं खुद से पर्सनली सॉल्व करता हूं। दूसरा, पूरे कई सारे पीडब्ल्यू में केवल मैं ही नहीं, कई सारे और भी टीचर्स हैं जो कि बच्चों के आपके डाउट्स जरूर बताएंगे। तो अगर आपने डिस्कशन में जो डाउट्स में आपने क्वेश्चन पूछा है तो आपके डाउट जरूर सॉल्व होंगे। ठीक है, दूसरी चीज मैं बता दूं,
जितना रिलीवेंट डाउट आप पूछेंगे, जैसे अगर आपने जो डाउट पूछा वो बाकी बच्चों को भी डाउट है, तो भाई वो अपवोट कर सकते हैं, मतलब क्या, सर मेरा भी यही डाउट है, तो वो डाउट जितनी ऊपर आएगा उतनी जल्दी मुझ तक पहुंचेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है यार ये इस पर्सन ने जो डाउट पूछा है वो बहुत रिलीवेंट है, मैं यहीं पर पूछ लेता हूं, तो अपवोट कीजिए, वो आपको आंसर और जल्दी मिलेगा। ठीक है, आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा, और जल्दी मिलेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, आपको क्लास के एंड में और क्लास के बीच में भी होमवर्क में दूंगा, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मैं होमवर्क में दूंगा। ठीक है, उन होमवर्क के क्वेश्चंस का आंसर भी आपको डाउट में ही देना है। मैंने शायद पिछली क्लास में भी बताया था, लेकिन मैं फिर से बताता हूं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ये पहली क्लास हो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये होमवर्क का यहां पर क्वेश्चन था, आपको इसका आंसर देना है। आप यहां पर डाउट, इसी स्लाइड में डाउट पे जाइएगा, आपको किसी ना किसी बच्चे का कमेंट दिखेगा, सबमिट योर आंसर। ठीक है, और आप उसी के आंसर में आप कमेंट कीजिएगा, अपनी फोटो अपलोड कर दीजिएगा डाउट की और या सॉल्यूशन की। ठीक है, मैं ज्यादातर फोटोज को देखता हूं कि बच्चे ने किस तरीके से आंसर दिया है, और मैं भी उस होमवर्क का सॉल्यूशन का आंसर आपको वहां पर दूंगा, सो दैट आपको यह समझ में आए कि जो होमवर्क में क्वेश्चन मिला था उसका एक्चुअल में सॉल्यूशन किस तरीके से होना चाहिए था। ठीक है, चलो सर, डिस्प्लेसमेंट फिर से बता दो। बेटा डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तुम कितना चले और किस डायरेक्शन में चले ये भी बता दो तो वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है सर, मैग्नीट्यूड क्या होता है, अरे मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर। चलो भाई एक काम करते हैं, अगर कुछ पॉपुलर डाउट मिलते हैं। सर सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, जितने भी फोर्सेस हैं सारे के सारे वेक्टर होते हैं। ठीक है, करंट कैसे स्केलर क्वांटिटी, हाँ ये सवाल अच्छा है, करंट स्केलर कैसे है। ठीक है, देखो भाई, करंट स्केलर क्वांटिटी इसीलिए है क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है वो एक कन्वेंशनल डायरेक्शन है, किसकी, फ्लो ऑफ चार्जेस की, वो वेक्टर वाली वैसी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, एक कन्वेंशनल डायरेक्शन हमने बोल रखी है, मतलब क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव जो चार्ज जाएंगे वो हम कहते हैं कि करंट है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसीलिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो यार, अब वापस आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर, यूनिट्स। कोई बताएगा क्या होती है यूनिट्स, फटाफट से। सर यस्टरडेज होमवर्क, यस्टरडे का होमवर्क मैंने आपको डाउट्स पे मैंने बता दिया है, मैंने वहीं पर आपको डाउट्स में ये भी बताया है कि उसके होमवर्क का आंसर क्या है, कई जगह मैंने रिप्लाई किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, क्योंकि वो 9th से रिलेटेड था, तो इसीलिए फिर मैं अब आज की क्लास में वो डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, चलो हाँ, यूनिट क्या होती है, तो यूनिट भाई बहुत सिंपल सी बात है। यूनिट, अब देखो, अगर जैसे मैंने यहां पर आज के लेक्चर जब मैंने शुरू किया था, जब मैंने बोला था कि यार 10 बता देना क्या है, तो आपने बोला सर 10 है केवल एक नंबर, सर सबने चिल्ला दिया सर 10 नंबर है, सर 10 नंबर है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला 10 केजी, 10 मीटर, 10 सेकंड, 10 डिग्री सेल्सियस, ये सभी तो आपने तुरंत बोल दिया कि सर यूनिट है, सर ये लेंथ है, सर ये मास है, ये टाइम है। मतलब क्या, यूनिट से देख करके आपने ये बताया कि सर ये फिजिकल क्वांटिटी कैसी है। मतलब क्या, अगर मुझे 10 और 10 में डिफरेंस करना है, अगर मतलब लेंथ और मास में डिफरेंस रखना है, तो मुझे एक साथ में सरनेम चाहिए। ठीक है, उस सरनेम का ही नाम है यूनिट। यूनिट क्या होती है भाई, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप नापते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लेंथ नापनी है, मैंने बोला कि यार अगर मैं तुमको बोल दूं कि ये लेंथ कितनी है, ठीक है, मैंने बोला कि यार मेरे पास एक कोई बक्सा है, इस बक्से की लेंथ बता देना। ठीक है, तो आप कैसे करोगे यार, लेंथ नापने के लिए आप एक स्टैंडर्ड सेट करोगे, हां सर ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, कि सर अगर मैं बोल दूं कि ये मेरी एक सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सर 1 सेंटीमीटर के ऐसे कितने 1 सेंटीमीटर इसमें बन सकते हैं, ऐसे कितने 1 सेंटीमीटर इसमें बन सकते हैं। तो सर ऐसे आपने बनाए 6, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे 6 बने, तो सर हम बोल सकते हैं कि ये लेंथ कितनी हो गई है, 6 सेंटीमीटर। मतलब क्या, सबसे पहले यूनिट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट इज अ स्टैंडर्ड
and value of any physical quantity against which all measurements are compared. मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर जैसे ही मैंने लिखा, यहां पर देखना भाई, अब इसका मतलब यहां पर समझते हैं, जैसे ही मैंने लिखा लेंथ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, लेंथ इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब क्या? अब ये समझ में आने लगा कि यार ये जो है 1 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड था, 1 सेंटीमीटर यूनिट थी, यूनिट 1 सेंटीमीटर के मुकाबले, यूनिट 1 सेंटीमीटर के मुकाबले ये जो ऑब्जेक्ट है ये 6 गुना है, ये 6 गुना है, मतलब स्टैंडर्ड का 6 गुना। ठीक है, आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया, उसका 6 टाइम्स है। ठीक है, तो दिस इज वैल्यू। ठीक है, कहने का मतलब है यूनिट क्या होती है? यूनिट एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया, जैसे 1 मीटर इतना होगा, 1 मीटर इतना होगा। ठीक है, ये मैंने यूनिट बोल दिया। अगर 1 मीटर इतना है तो 2 मीटर कितना? डबल हो गया। आधा मीटर क्या? आधा हो गया। तो अब आप क्या कर रहे हो? 2 मीटर मतलब क्या? डबल जैसी बोला ना, तो आप कंपेयर ही तो कर रहे हो। 1 मीटर के मुकाबले डबल लेंथ मतलब 2 मीटर, 1 मीटर के मुकाबले आधी लेंथ मतलब आधा। ठीक है, कहने का मतलब है हम हर ऑब्जर्वेशन को, हर मेजरमेंट को स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करते हैं। आप देखो, अगर आप लेंथ नापते हो सेंटीमीटर स्केल में, तो देखो 1-1 मिलीमीटर काउंट करते हो, मतलब क्या? आप यही तो देख रहे हो कि 1 मिलीमीटर डिफाइंड है, उसके मुकाबले कितने टाइम्स है। ठीक है, आपने तुरंत बोल दिया यूनिट है। समझ में आ रही है बात सभी को? ठीक है, तो यूनिट बेसिकली अगर मैं बोलूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेजरमेंट किसी भी यूनिट की, अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं, ठीक है, या मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ u। यहां पर n क्या है? n आपका नंबर है, और u क्या है? u एक यूनिट है। ठीक है, n एक नंबर है और u एक यूनिट है। मतलब ये अब हमें समझ में आने लगा है। ठीक है, कि यूनिट क्या होती है। तो जरा देखिएगा, यूनिट बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट क्या है? यूनिट एक स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है आपकी? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के मुकाबले कितनी टाइम्स है? 6 गुना। ठीक है, तो यूनिट बेसिकली कितने टाइम्स है, स्टैंडर्ड वैल्यू के कितने गुना है, कितने गुणा है। ठीक है, कितने टाइम्स है, कितना मल्टीपल है। ठीक है, वो है आपकी यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब, सर स्टैंडर्ड मतलब, अरे स्टैंडर्ड का मतलब है कि एक फिक्स वैल्यू जो कि सब लोग उसको मानते हो। ठीक है सर, क्या कोई भी यूनिट हो सकती है? मैंने कहा बना सकते हो यूनिट। ठीक है, देखो यार, अगर तुम्हारे चाचा जी विधायक हैं, ठीक है, और उनकी इतनी चलती है, ठीक है, तो तुम अपने नाम की एक नई यूनिट बना सकते हो। ठीक है, कल को तुम किसी देश के राजा बन जाओ, तुमने डिसाइड किया ना, आज से मेरा नाम सिकंदर, आज से इस पूरे राज्य में लंबाई को सिकंदर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो अब दुनिया क्या बोलने लगेगी? दुनिया सिकंदर के नाम से नापने लगेगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यूनिट बेसिकली जनरली अप्रूव होनी चाहिए। ठीक है, अब तुम्हारी कोई सुन ही नहीं रहा, तुमने बोल दिया कल से सिकंदर के नाम से जानी जाएगी, और कोई मान ही नहीं रहा। सिकंदर कौन? कहां रहता है सिकंदर? भागे यहां से। ठीक है, तो उसको यूनिट बोलोगे तुम? उसको यूनिट नहीं बोलोगे। ठीक है, मतलब ये दुनिया में ऐसी बहुत सारी यूनिट्स चल रही हैं, ऑलरेडी चल रही हैं। ठीक है, तुम क्या बताओगे अपनी? ठीक है, ऑलरेडी यूनिट्स चल रही हैं यार। ठीक है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर मुझे यूनिट बनानी है, या एक यूनिट जो लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए? ठीक है, क्या क्या एक गुण होने चाहिए अगर एक अच्छी यूनिट बनानी है? ठीक है, मैं चाहता हूं कि यार मैं जो यूनिट बना रहा हूं, ठीक है, मैं जो यूनिट बना रहा हूं वो दुनिया वाले सुने मेरी बात, है ना? तो मेरी यूनिट में ऐसी कौन कौन सी खूबी होनी चाहिए बताओ।
ठीक है, फटाफट से बता दो। ठीक है, बहुत सारी कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूं यार। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कुछ नया पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि तुमने पहले पढ़ रखा है। मैं बोल रहा हूं कि तुम किसी देश के राजा थे, ठीक है, और तुमने डिसाइड किया नहीं मेरे नाम की यूनिट होनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, कई बार ऐसा हो चुका है जेई मेंस में, जेई एडवांस में, ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जहां पर नई यूनिट्स डिस्कवर करवाई हैं। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि ना ना ना, आज से नई यूनिट का नाम फलाना, ठीक है, आज से नई यूनिट का नाम अर्जुन। ठीक है, चलो अर्जुन आज हो तुम, तो आज से नई यूनिट का नाम तुम्हारे नाम पे रख देता हूं अर्जुन। ठीक है, और वो अर्जुन के नाम पे खेल जाएगा। ठीक है, तो नई यूनिट क्या होनी चाहिए? तो भाई सबसे पहली चीज, नई यूनिट, कोई भी नई यूनिट अगर आप बनाएंगे, इट शुड बी ग्लोबली एक्सेप्टेबल। ठीक है, ग्लोबली की जगह बोल दूं वाइडली एक्सेप्टेबल। ग्लोबली बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सुने तो तुम्हारी बात, मतलब लोग माने तो। तुम लंबाई सिकंदर लेकर के गया, तुम अर्जुन के नाम से यूनिट बना दी कि आज से किलोग्राम नाम हटाओ, आज से मानेंगे 1 किलोग्राम मतलब 1 अर्जुन। ठीक है, बाजार में गए, भैया 6 अर्जुन दे देना, 6 अर्जुन तोल देना। ठीक है, 6 अर्जुन आलू तोल दो, कंठा मार के भगा देगा, भग यहां से, 6 अर्जुन आलू लेने आया है, क्या होता है अर्जुन? कहने का मतलब यह है कि यूनिट जो होनी चाहिए एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। दुनिया को पता तो 1 किलो, जब तुम 6 किलो आलू बोलते हो तो उसको पता है किलो क्या होता है। ठीक है, तो इट शुड बी ग्लोबली एक्सेप्टेबल या वाइडली एक्सेप्टेबल। और क्या फीचर्स होने चाहिए? ठीक है, ऐसी यूनिट भी नहीं चाहिए कि आज 6 किलो आलू इतना सारा है, कल 6 किलो आलू इतना सा हो गया। ठीक है, तो ऐसी यूनिट भी प्रिफर नहीं करी जाएंगी। ठीक है, तो इनवेरिएबल होनी चाहिए। इट शुड नॉट वेरी। ठीक है, इट शुड नॉट वेरी। ठीक है, वेरी नहीं करनी चाहिए, मतलब क्या? बदलनी नहीं चाहिए। इट शुड बी इनवेरिएबल। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इनवेरिएबल होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। आपने कई बार यह किया होगा, यूनिट में ये गलती करी होगी। जैसे कई बार हमारे पास इंची टेप नहीं होता नापने के लिए चीजें। ठीक है, तो मुझे मान के चलो क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो मुझे कारपेट लेकर के आना है। ठीक है, एक कोई फ्लोर था, मुझे कारपेट कवर करना था, और मैंने कहा कि यार कितने लंबाई क्या चाहिए कारपेट की? तुम बोल देते भैया 4 कदम लंबा लेके आना, फोन पे बात हो रही है। ठीक है, हाँ बेटा बता कितना लेकर आना है? ठीक है, तुमने बोला पापा 4 कदम लंबा कारपेट चाहिए, 3 कदम चौड़ा कारपेट चाहिए। इंची टेप नहीं था। ठीक है, 4 कदम लंबा, 3 कदम चौड़ा, तुमने नापा 1 2 3 4, और तुम भैया तुम छोटे थे, चुन्नी चुन्नू से बच्चे थे, तो जब चुन्नू चुन्नू से बच्चे थे तो तुम्हारे कदम भी चुन्नी चुन्नू वाले थे। ठीक है, अब क्या हुआ, 4 कदम कारपेट लेके आए। ठीक है, 3 कदम चौड़ा, पापा गए वहां पे। ठीक है, पापा ने सेम वही बात उसको बोल दिया कि 4 कदम लंबा चाहिए, 3 कदम चौड़ा कारपेट चाहिए, हमारे लड़के ने नाप के भेजा है। ठीक है भैया, अब उसने भैया लंबा 7 फुट का हट्टा कट्टा आदमी, ठीक है, उसके कदम भी बड़े, 4 फुट लंबा कारपेट उसने नापा। ठीक है, और 3 फुट चौड़ा कारपेट नापा। अब उसका 4 बाई 3 बहुत बड़ा हो गया, मतलब क्या? वो तुम्हारे कमरे में फिट नहीं हुआ, और पता चला अगर वो छोटा हो गया तो भी तुम्हारा नुकसान है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी यूनिट नहीं चाहिए जो कि आज यहां पे कुछ और हो गई, कल कहीं और हो गई। ठीक है, इट शुड बी इनवेरिएबल। इट शुड बी इनवेरिएबल। ठीक है, चलो अगली और क्या फीचर होनी चाहिए? इट शुड बी इजीली अवेलेबल, मिलनी चाहिए। ठीक है, तुमने बोला कि यार आज से 1 अर्जुन 1 किलो का है। ठीक है, अब लेकिन अर्जुन नापने के लिए किसी दुकानदार के पास कोई सामान ही कुछ था ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था कोई नापने के लिए रेफरेंस, तो वो यूनिट किसी काम की नहीं। ठीक है, ऐसा होता है ना, कोई इंटरनेशनल ब्रांड का तुमने, नहीं सर उसका परफ्यूम बहुत बढ़िया है लेकिन हमारे यहां मिलता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट इजीली अवेलेबल, तो भी वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, चलो और क्या फीचर, और क्या दिमाग में आ सकता है? इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, सस्ता होना चाहिए, पैसे लगते हैं। तुमने बोला नहीं नहीं, आज से इंची टेप उसका धागे का या स्टील का नहीं बनाऊंगा, आज से इंची टेप सोने का बनेगा। ठीक है, सोने का इंची टेप हर कोई अफोर्ड कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो इट शुड बी चीप टू रिप्रोड्यूस, it should be easy to store
एंड ट्रांसपोर्ट। भाई ऐसा है कि तुमने बोला ना 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 ना, ठीक है, आज से जो 1 किलोग्राम का ये है, ये प्लेटिनम का है, ठीक है, पहली चीज कॉस्टली बहुत ज्यादा हो गया, प्लेटिनम बहुत महंगा, सोने से भी महंगा बिकता है, ठीक है, और दूसरा इसको स्टोर करके ट्रांसपोर्ट करना बहुत खर्चे वाली चीज हो गई, ठीक है। या कोई ऐसा मान के जो सोडियम बोल दिया कि नहीं नहीं 1 किलोग्राम सोडियम का ही हम यूज करेंगे रेफरेंस के लिए, ठीक है, तो भाई सोडियम तो बहुत रिएक्टिव है, तो पहले सोडियम का देखभाल करो, नहीं ऐसा ना हो कि आग लग जाए, ठीक है, स्टोर करने में उसकी आफत है, तो ऐसी यूनिट ढूंढो जो कि स्टोर करना आसान हो, इधर उधर ले जाना भी आसान हो, ठीक है, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना आसान हो, ठीक है। तो पहली चीज वाइडली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, दुनिया को माने यूनिट कैसी होनी चाहिए, वेरी नहीं करे, बदले नहीं, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो, हर जगह मिल जाए, ठीक है, इज चीप टू रिप्रोड्यूस, आपको जल्दी जल्दी आप प्रोड्यूस कर सको, सब जगह फैला सको, और इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये कुछ फीचर्स है, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसके अलावा और भी फीचर्स हो सकते हैं, अगर आपको लगते हैं तो आप प्लीज लिख लो, ठीक है। बारिश हो रही है तो घुल जाएगा क्या, बारिश हो रही है। इजी टू अफोर्डेबल, हाँ वही, इजीली अवेलेबल, चीप टू रिप्रोड्यूस, वही चीज हो गई, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं यहां तक की बात सभी लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर से एक करंट कैसे स्केलर क्वांटिटी, ये तो बता दिया यार, ठीक है। एक पोल कर रहा हूं, फिर से वोटिंग टाइप, ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो यहां पर पूछ सकता है, बोल सकता है, ठीक है, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। मतलब क्या, यूनिट क्या होती है, यूनिट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसके अगेंस्ट हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज को नापते हैं, ठीक है। अब नापते के, अब उस यूनिट की फीचर्स क्या होने चाहिए, यूनिट भैया इनवेरिएबल हो, सब लोग उसके बारे में बात करें, माने उसके बारे में, ठीक है। इस सब चीजें कुछ फीचर्स हैं जो कि यूनिट में होने चाहिए। हाँ बहुत अच्छे, सभी लोगों को यह बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो, तो अब अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही है कि यूनिट क्या होती है, यूनिट के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो सर क्या एक फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीपल यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है, क्या एक फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीपल यूनिट्स हो सकती हैं, मतलब जैसे लेंथ है, लेंथ की क्या मल्टीपल यूनिट्स हो सकती हैं। पोल नॉट वर्किंग, यार ये क्या दिक्कत हो गई, पोल नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी क्या ये पोल आया आप सभी को, क्या ये पोल आया, हाँ आंसर, अच्छा अगर पोल नहीं आ रहा है तो प्लीज यहां पे कमेंट में आंसर दो, ठीक है। हाँ मैं काफी सारे बच्चों का आंसर देख रहा हूं, कोई बात नहीं, अगर पोल नहीं आ रहा है, पोल आने लगेगा, ठीक है, अगर पोल नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट में आंसर दो, अगली क्लास से ये जो भी इश्यूज हैं वो फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। भाई बहुत टेक टीम बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारी चीजों पर लगी हुई है, कई बार ऐसा होता है, भरोसा रखो आएगा, सब काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ डी डी डी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है। तो देखता हूं यार, पता नहीं आंसर दिया कि नहीं दिया, ठीक है। मल्टीपल यूनिट्स हो सकती हैं, हाँ काफी बच्चों के आगे, कुछ बच्चों के शायद हो सकता नहीं आया हो, ठीक है, अदरवाइज ये रिजल्ट ऐसा नहीं दिखता, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी की मल्टीपल यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कि लेंथ के बारे में बात करता हूं, ठीक है, लेंथ की यूनिट्स, तुम जितने देश में जाओगे कितनी सारी यूनिट्स हैं लेंथ की, ठीक है, जैसे कि मीटर, जैसे कि फुट, जैसे कि माइल, यार्ड, ठीक है, अरे ढेरों सारी यूनिट है, मैं तो अभी मीटर के सामने सेंटीमीटर किलोमीटर तो वो काउंट ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है, नहीं तो वो भी अलग यूनिट है। चलो क्या हो गया, फुट, माइल, यार्ड, इंच, ठीक है। एक यूनिट की, एक फिजिकल क्वांटिटी की कई सारी यूनिट्स हो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिनको पोल नहीं आ रहा है बेटा घबराओ नहीं, आपके में पोल आने लगेगा, ठीक है, हो सकता है आज में पोल में दिक्कत हो, ठीक है। अब लेकिन यहां पर लॉजिक पर ध्यान दे लो यार, देखो किसी भी देखो एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं,
कई बार ऐसा होता है, हम किसी चीज को प्लान करते हैं, किसी चीज की तैयारी करते हैं, लेकिन हर बार रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेड नहीं आता है। ठीक है, एक बहुत सिंपल सी एक कहानी बताता हूं। ये कहानी दुनिया के सबसे तेज तैराक की है, माइकल फेल्प्स। ठीक है, सोचो कितना बड़ा स्विमर है, सब कुछ है। ठीक है, अब लेकिन माइकल फेल्प्स भाई जब ओलंपिक का वो था, ठीक है, और तब माइकल फेल्प्स स्टार्ट कर रहा था, मतलब ओलंपिक उसको कोई जानता भी नहीं था। ठीक है, एक नर्वस सा बच्चा, ठीक है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल इवेंट पर आया हुआ है। ठीक है, और उसकी धड़कनें तेज हैं। ठीक है, लेकिन माइकल फेल्प्स में ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि यार नहीं, और ऐसा नहीं हो सकता है कि उस लेवल पे बता रहा हूं, ओलंपिक लेवल पर ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब हम तो ये सोच रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ ब्लंडर होते ही हैं। ठीक है, उस लेवल पर तो कोई ब्लंडर नहीं होना चाहिए था ना। ठीक है, ऐसा लगता है ना। उस दिन हुआ था जिस दिन माइकल फेल्प्स पहले इवेंट में पार्टिसिपेट करने गया था। एक स्विमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके गॉगल्स। ठीक है, जब वो पानी में जाता है तो पानी के अंदर देखना मुश्किल होता है। ठीक है, तो एंड लाइन कहां पर है, क्योंकि जाना है, स्विम करके जाना है और टच करके वापस आना है। ठीक है, देखे कैसे, प्रॉब्लम आई, उसके गॉगल्स में पानी भर गया, मतलब चश्मे के अंदर पानी भर चुका था और माइकल फेल्प्स कुछ देख ही नहीं पा रहा था। ठीक है, इसके बावजूद भी माइकल फेल्प्स ने पहली स्विम में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। क्यों तोड़ा था? उसका रीजन था, इस ऑब्स्टेकल के लिए उसने इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी, उसको पता था यार कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, अपने आसपास इतनी सारा क्राउड देख सकता है, तो उसके लिए उसने रिदम बनाया, उसने रूटीन बनाया था। क्या रूटीन बनाया था? बढ़िया मस्त चिल होकर के हेडफोन लगाता था, अपने गाने सुनता था। हर रोज प्रैक्टिस पर जब वो जाता था, सेम वही गाने सुनता था, सेम वही गाने। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब उसका रिदम सेट हो चुका था, वही गाने सुन रहा है। ठीक है, वो जैसे ही स्विमिंग के मूड में आता, मतलब गाने चलते, मतलब वो स्विमिंग के मूड में आ चुका है। ठीक है, कोच ने इतना ट्रेन किया था कि उसको लैप्स याद थे, उसको पता था अगर मैं 12 बार हाथ मारूंगा तो मैं स्विमिंग के पूल के दूसरे साइड पे पहुंच चुका हूंगा। ठीक, उसके बाद 12 हाथ मारने पर सीधा आ जाऊंगा। मतलब वो अंधेरे में भी स्विम कर सकता था, उसको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस थी उस पूल की। ठीक है, इतनी ज्यादा कोच ने उसको प्रैक्टिस करा रखी, उसको पता था, उसके कोच को पता था कि यार ये कुछ हो सकता है। ठीक है, इस ऐसी अनप्रिडिक्टेबल चीजों के लिए उसने प्रिपेयर किया था कि नहीं यार, अगर मेरी गॉगल्स में पानी भर गया होता तो बिना गॉगल के स्विम करो, चलो। ठीक है, हुआ क्या? फॉर्चुनेटली या कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें, उस दिन वही प्रॉब्लम हुई माइकल फेल्प्स के साथ। लेकिन उसको इतना ज्यादा प्रैक्टिस थी कि उसको पूल में देखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, मतलब क्या पूल में आंखें बंद करके भी अगर वो स्विम करता है तो उसको पता रहता है कि वो वापस आ रहा है। ये है प्रैक्टिस। तो कई बार ऐसा होता है, यहां पर पोल काम नहीं किया, होता है यार, चलता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ठीक है, तो यार ऐसा चलता रहता है, पर भरोसा रखो सब चीजें फिक्स होंगी। ठीक है, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, होगा जरूर। ठीक है, पर भरोसा रखो यार। तो भाई अब ऐसा है कि फिजिकल क्वांटिटी की मल्टीपल यूनिट्स हो सकती हैं। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी की मल्टीपल यूनिट्स हो सकती हैं। ठीक है, अब ऐसे ही दुनिया में कई सारी यूनिट्स पहले से बनी हुई हैं। सर क्यों पहले से बनी हुई हैं? क्योंकि देखो, अभी आज के टाइम पे तुम 21st सेंचुरी में, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तुम यहां से बातें कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड्स मान के चलो यूएस में हैं, यूरोप में, हर जगह तुम्हारे दोस्त हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह बने हुए हैं, मुझे पता है। ठीक है, जगह जगह की तुमने खाक छान रखी है। तो कहने का मतलब यह है कि आज के टाइम पे इतना कम्युनिकेशन है, हम बता सकते हैं अरे यार यहाँ क्या यूनिट चल रही है, यहाँ तो हम सर हर चीज मीटर में नाप रहे हैं, वहां क्या चल रही है, अरे हम भी मीटर में नाप रहे हैं। ठीक है, लेकिन पुराने जमाने में इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था। ठीक है, लेकिन लंबाई तो तब भी नापनी थी ना, मास तो तब भी नापना था ना। तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज को मेजर करना था। तो मेजर करना था यार, अलग अलग जगह लोकलाइज्ड चीजें हो गई। जैसे इंडिया में एक अलग सिस्टम डेवलप हुआ। ठीक है, यूएस में एक अलग सिस्टम डेवलप हुआ, यूरोप में एक अलग सिस्टम डेवलप हुआ। तो चीजों को मेजर करने के लिए, चीजों को नापने के लिए अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग सिस्टम्स डेवलप हुए। ठीक है, हर सिस्टम उतना फेमस नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन कुछ 3 ऐसे सिस्टम थे जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस हुए। ठीक है, पहला एमकेएस सिस्टम। ठीक है, जिसमें अब देखो पुराने टाइम पर, ये मैं बात आजकल की नहीं कर रहा हूं, बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, मतलब पुराने टाइम पे 3 मेजर क्वांटिटीज को आपको नापना होता था। फिजिक्स में क्या नापना है? 3 चीजें नापनी है। ठीक है, क्या क्या नापोगे? एक मास नापोगे। ठीक है, एक लेंथ नापोगे, लेंथ, मास, और क्या नापोगे? टाइम।
ये 3 फंडामेंटल चीजें थी जिनको हमको नापने की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो पहला जो सिस्टम बना ये बना, लेंथ नापने के लिए मीटर डिफाइन कर दिया गया, मास नापने के लिए किलोग्राम डिफाइन कर दिया गया, और टाइम नापने के लिए सेकंड डिफाइन कर दिया गया। अब तीनों के पहले पहले वर्ड उठा लिए गए, तीनों सिस्टम्स के पहले पहले वर्ड उठा लिए गए। एम मीटर, के किलोग्राम, एस सेकंड, MKS सिस्टम। अगर मैं लेंथ को मीटर में नापता हूं, मास को किलोग्राम में नापता हूं, टाइम को सेकंड में नापता हूं, तो उसको मैं MKS सिस्टम नाम देने लगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से एक और दुनिया में CGS यूनिट बहुत फेमस हुई, ये जनरली यूरोप में बहुत ज्यादा फेमस हुई है। ठीक है, सेंटीमीटर में यहां पर लेंथ नापनी जाती थी। ठीक है, ग्राम में हम मास नापने लगे थे, सेकंड में हम अभी भी टाइम नापते थे। ठीक है, अगेन पहला वर्ड उठाओ सबका, CGS, CGS सिस्टम। ठीक है, और तीसरा ये भैया उन लोगों का सिस्टम है जिन्होंने दुनिया पे, आधी दुनिया पर राज किया। ठीक है, एक टाइम ऐसा था जब बोला जाता था द सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, मतलब क्या भैया, हमारे तो किंगडम पर इतना है कि एक साइड अगर सूरज डूबता है तो दूसरी साइड उगाता है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी जगह राज किया, इन्होंने अपना सिस्टम लॉन्च किया। ठीक है, फुट, पाउंड, सेकंड। वो बात अलग है कि आज के टाइम पर FPS सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग कम हैं, जीरो नहीं बोलूंगा क्योंकि ये सिस्टम अभी भी कई जगह फेमस है। ठीक है, FPS, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, तो FPS सिस्टम भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ। इवन आज के टाइम पर भी जब हम जमीन लेते हैं, घर लेते हैं, तो फुट में कितने फीट, कितने स्क्वायर फीट का प्लॉट है, ठीक है, उसमें हम एरिया नापते हैं। ठीक है, पुराने टाइम से चला आ रहा है इतने स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट, क्योंकि भैया किसी टाइम पर इंडिया में भी ब्रिटिश थे। ठीक है, तो सेम उसी पैटर्न पर आपका FPS सिस्टम भी डेवलप हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग जगह के अलग अलग सिस्टम आए। ठीक है, यूएस में सिस्टम बिल्कुल ही अलग चलता है, यूएस में सिस्टम अलग ही चलता है। ठीक है, क्यों? अमेरिकन को ब्रिटिशर्स से सख्त नफरत थी। ठीक है, तो ब्रिटिश ने बोला नहीं नहीं, हम तो सिस्टम ये मानेंगे, फुट पाउंड से सेकंड। ठीक है, उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे, तुम क्या कर लोगे। ठीक है, तो आज के टाइम पे भी यूएस में लेंथ माइल्स में नापी जाती है। आपने कई जगह देखा होगा 100 माइल पर आवर, 90 माइल पर आवर, 80 माइल्स पर आवर। ठीक है, और ये जब इंडियंस जाते हैं ना यूएस में, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा है कि हमें आदत है किलोमीटर में दूरियां नापने की। 100 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है मतलब तेज चल रही है। ठीक है, अगर 100 माइल पर आवर से गाड़ी चल रही है, बहुत तेज चल रही है भाई, बहुत तेज चल रही है, 150 के आसपास की स्पीड चल रही है उसकी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि सिंस सिस्टम ऑफ यूनिट्स हर जगह दुनिया में अलग अलग थे, ठीक है, यूएस मानता ही नहीं है। ठीक है, मतलब अभी भी आज अगर आप न्यूज देखोगे ना तो अलग ही सिस्टम चलता है। एडल्ट डियर एज टॉल एज बाइसिकल, ये न्यूज आर्टिकल्स में। ठीक है, बाइसिकल लंबा टाइगर, तुमको समझ में आ रहा है? कस्टम मेड यूनिट जो बात कर रहा था मैं तुमको शुरू में। ठीक है, कि तुम भी अपनी यूनिट बना सकते हो। इसने यूनिट क्या बनाई? एज टॉल एज बाइसिकल ना। मीटर सेंटीमीटर तो बच्चे करते हैं ये काम, मीटर सेंटीमीटर तो बच्चे नापते होंगे, हम नहीं नापेंगे। हम किस में नापेंगे? हम बाइसिकल की हाइट में नापेंगे, एज टॉल एज बाइसिकल। ठीक है, दे वे एज मच एज 800 हैमबर्गर्स। सोचो ये 800 हैमबर्गर्स, ये क्या यूनिट है? ऐसे ऐसे कई सारे रेफरेंसेस भरे पड़े हैं। ठीक है, न्यूज आर्टिकल्स में वो नहीं मान रहे कोई यूनिट। उन्होंने 800 हैमबर्गर का बना सिस्टम बना दिया। क्या मतलब? क्या वजन एक हैमबर्गर का वेट, एक हैमबर्गर का वेट एक यूनिट हो गई, 800, उसके 800 गुना। ये है मैग्नीट्यूड, ये है यूनिट। ठीक है, अगर मैं इसी में बात करूं तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर। ठीक है, और ये हो गई आपकी यूनिट, ये है आपकी यूनिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट तुमको दिखाई दे रहा है। व्हाट इज अ हैमबर्गर? बर्गर जिसके अंदर कुछ कुछ भरा हुआ है। ठीक है, वो हैमबर्गर। चलो, कहने का मतलब ये है कि यार कुछ भी यूनिट बना रहे हैं। ठीक है,
कुछ भी यूनिट, क्या ये यूनिट बनानी चाहिए उनको? अरे किसी बर्गर का मास ज्यादा होगा, किसी बर्गर का कम होगा, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, लेकिन लोग मानते नहीं है, लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यूएस में ये बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, पेट्रोल डलवाने जाओगे, पेट्रोल लीटर में नहीं डालते, पेट्रोल आउंस में डालते हैं। अब तुम दिमाग लगाते रहो, कन्वर्ट करते रहो कितने आउंस है। ठीक है, तो भाई ऐसा है कि इसीलिए दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग यूनिट्स फेमस हुई। ठीक है, पहली जो यूनिट है वो एमकेएस सिस्टम, दूसरी सीजीएस सिस्टम, तीसरी है एफपीएस सिस्टम, अलग अलग जगह फेमस हुई और ये अब प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा है। ठीक है, क्या? अगर मैं जैसे मान के चलो इंडिया का मैं साइंटिस्ट, ठीक है, और मैंने एक रिसर्च पेपर जब पब्लिश किया, ठीक है, और मेरा रिसर्च पेपर यूएस में कोई पढ़ रहा है या यूएस का रिसर्च पेपर मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, अब मेरे उसमें क्या बोला है, उसने बोला कि लेंथ कितनी लेनी, कोई एक इंस्ट्रूमेंट उसने डिवाइस किया है। ठीक है, उसने लेंथ क्या मानी, लेंथ मानी है इतने फुट में। ठीक है, या यूके का वाला इतने 10 फुट लंबा, ये मैंने एक पाइप लिया है, 2 फुट चौड़ा पाइप लिया है, ये लिया है, वो लिया है। ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूं, मैंने कहा मेरे दिमाग में नहीं आ रहा ये फुट क्या होता है, माइल क्या होता है, मैं हमेशा यही कन्वर्ट करता रहा हूं, तो मुझे प्रॉब्लम होने लगी ना। जैसे मैंने तुमको अभी बताया कि जैसे लेंथ माइल्स है, मैंने बोला कि 100 माइल्स पर आवर से गाड़ी चल रही है, 100 माइल्स पर आवर से हमारी कार चल रही है, बताओ। ठीक है, 100 माइल्स पर आवर बहुत बड़ी दिक्कत। अब क्या होगा, तुम गाड़ी चला रहे हो 100 माइल पर आवर देख रहे हो, तुम तो नॉर्मल हो। ठीक है, तुम तो नॉर्मल हो, पीछे से सायरन बज गया, अब तुम गाड़ी चलाओगे, तुम वो देखोगे कि वो बोलोगे सर आपने तो ओवर स्पीडिंग कर दी, फाइन भरो। ठीक है, क्यों ओवर स्पीडिंग कर दी सर, हम तो 100 माइल्स पर आवर से चल रहे थे। बोलेगा नहीं नहीं सर, आप 100 माइल्स मतलब आप 150 के आसपास चल रहे थे सर, 150 से ऊपर चल रहे थे। ठीक है, 160 किलोमीटर पर आवर से आप चल रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि अब तुम क्या यूनिट पढ़ोगे दिमाग में, तुम बार बार देखो 100 माइल पर आवर कितना होता है किलोमीटर पर आवर में, 160 किलोमीटर पर आवर होता है, नहीं धीमे कर लेता हूं। मतलब तुम्हारे दिमाग में बार बार कांस्टेंट कैलकुलेशन चल रही है, मतलब तुम्हें प्रॉब्लम होने लगी। ये प्रॉब्लम दुनिया में कई लोगों को बहुत होती है, हो रही है, सभी को हो रही है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम होने लगी इसीलिए एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई और उन्होंने डिसाइड किया गया कि नहीं, ठीक है, ये बहुत हुआ। ठीक है, ये बहुत हुआ, हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट कर देते हैं। ठीक है, हम एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट करते हैं जिसका नाम हम रखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, हम नाम रखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये वेट्स, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स करके एक सोसाइटी है। ठीक है, ये सोसाइटी मेजर करती है, मैनेज करती है कौन सी यूनिट रखनी है किसी सिस्टम की, कौन सी यूनिट नहीं रखनी है, ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, इन्होंने ही बोला कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी? तो पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी लेंथ। ठीक है, सिंबल, लेंथ का सिंबल क्या होता है, इन्होंने बोला एल से सिंबल दिखाऊंगा, जब भी मैं लेंथ दिखाऊंगा मैं एल से दिखाऊंगा। ठीक है सर, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट, उल्टा। ठीक है, फ्रेंच में बोलते हैं सिस्टम है इंटरनेशनल है, हमें कोई मतलब नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बहुत है हमारे लिए। ठीक है, इतनी फ्रेंच आती है हमको। ठीक है, चलो तो क्या होगी ऐसा यूनिट? उन्होंने बोला इसकी ऐसा यूनिट होगी मीटर, और यूनिट का सिंबल क्या होगा? एम। ठीक है, दूसरा मास की यूनिट, तो इन्होंने बोला सर मास क्या होता है? इन्होंने बोला मास को एम से लिखो। ठीक है, इसका सिंबल ऐसा यूनिट क्या रखोगे? किलोग्राम। बेसिकली इन्होंने एमकेएस सिस्टम को तरजीह दी, मतलब प्रेफरेंस दी। ठीक है, इन्होंने एमकेएस सिस्टम को लेकिन एक्सपेंड कर दिया। एमकेएस सिस्टम सिर्फ 3 चीजों के लिए था, लेंथ, मास और टाइम। एमकेएस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों के लिए था। इन्होंने बोला कि नहीं नहीं 3 से काम नहीं होगा, हम 7 के लिए डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तीसरा टाइम, सिंबल यूज करेंगे टी। ठीक है, यहां पर इसकी यूनिट होगी सेकंड्स। चौथा टेम्परेचर, टेम्परेचर को इन्होंने के से रिप्रेजेंट करने का ठाना, क्योंकि टी और टी में कंफ्यूजन ना हो। इसकी यूनिट इन्होंने बोली केल्विन, के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, केल्विन का आपने केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा आप यूज करोगे, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में आएगा केल्विन। हम अब तक टेम्परेचर किस में नापते थे? डिग्री सेल्सियस में नापते थे। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने बोला नहीं, डिग्री सेल्सियस में नहीं नापना, फ़ारेनहाइट में नहीं नापना, आपको केल्विन में नापना है। ठीक है, तो ये यूनिट बनाई गई। तीसरा, 5वां क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट।
जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, यूनिट रखी एम्पियर, ठीक है, ए सिंबल यूनिट का है। सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको आपने सीडी से रिप्रेजेंट किया, यूनिट है इसकी कैंडला। और सेवंथ यूनिट है आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मोल से लिखते हैं, इसकी यूनिट भी होती है मोल, और यहां पर मैं लिख रहा हूं मोल। ध्यान दीजिएगा, जब मैं यूनिट लिख रहा हूं फुल फॉर्म में तो MOLE है, सिंबल में सिर्फ MOL है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसके यूनिट का नाम है MOLE, जबकि उसका सिंबल है MOL। ठीक है, ये अंतर है। जब नाम लिखते हैं जनरली हम फर्स्ट नेम कैपिटल में लिखते हैं, मैंने यहां पर लिखा नहीं है इसमें, ठीक है। पूरा नाम लिखते टाइम हम कैप्स में चीजें रखते हैं, जैसे मीटर, जैसे किलोग्राम, ठीक है, जैसे कि सेकंड। और यहां पर हम सारे स्मॉल में लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं ये सभी आप सिंबल याद रखेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ, अब एसआई यूनिट ने क्या बोला, सिर्फ ये 7 याद रख लेना, दुनिया की कोई नई यूनिट इसके बाद नहीं तुम्हें करनी है, बाकी सब हम इसके हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है। अब दिमाग में आता सर, लेकिन अगर सर आपने ये सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया कि अगर मैं इंडिया में कोई यूएस की रिसर्च पढ़ रहा हूं तो मैं कैसे उसको कन्वर्ट करूंगा, मैं कोई यूके की रिसर्च पढ़ रहा हूं तो मैं उसको कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो अब हम आते हैं अगले बात पर, ठीक है, जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर। हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चीजों को कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ है, मैं आपको एक सबसे बेसिक एग्जांपल देता हूं क्योंकि सबसे आसान है समझने में, ठीक है। लेंथ का एग्जांपल हम लेते हैं, मुझे लेंथ को कन्वर्ट करना था, ये कोई मेरे पास लेंथ है, ठीक है। अब एक बात बताना, इसको मैं अलग अलग यूनिट्स में नाप रहा हूं, अगर मैं इस लेंथ को अलग अलग यूनिट्स में नाप रहा हूं, जैसे ये मेरे पास एक यूनिट है, U1 यूनिट बोल देता हूं, ठीक है। मेरे पास एक सिस्टम है U1 यूनिट्स का, एक स्केल है मेरे पास, ठीक है। चलो, और एक दूसरी स्केल भी मैं यहां पर आपके सामने रख रहा हूं, इसी लेंथ को नाप रहा हूं लेकिन दूसरी स्केल से नाप रहा हूं, ठीक है। ये यूनिट थोड़ी छोटी है, ठीक है। चलो भाई बताना यार, इसकी यूनिट क्या है, ये यूनिट है U2। हो सकता है जैसे मान के चलो ये सेंटीमीटर हो, ये मिलीमीटर हो, या इंचेस हो, कोई भी यूनिट हो। मतलब क्या, हमने अलग अलग कुछ बच्चे ब्रेक चिल्ला रहे हैं, बेटा देखो यार, जिस चीज की आप तैयारी करो आपको ब्रेक मिलेगा, ठीक है। ब्रेक में अभी टाइम है, 15 मिनट और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। ईना चौल बे, ऐसे नहीं चलेगा भाई। क्यों नहीं चलेगा सर, हमें तो सर आदत है 1 घंटे की। मैं अगर आज से तुम्हें 1 घंटे की क्लास दूं, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि सर हम सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम जितना पढ़ना है, हमको जितना पढ़ना है सर हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। फिर तुम बोलोगे सर हमें समझ में नहीं आया, सर हम तो पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है। तो इसीलिए ब्रेक आपको सिर्फ और सिर्फ बीच में मिलेगा। आपको जो भी रिफ्रेश होना है, जो भी करना है आपको तभी करिए, क्योंकि हमें सिटिंग बढ़ानी है, ठीक है। मैं यार एग्जाम में अगर तुम 1 घंटे में अभी खराब हो गए, ठीक है, जेई का पेपर, जेई एडवांस का सुबह 9 से 12 होता है, 2:30 से 5:30 होता है, ठीक है। 3 घंटे की पहली सिटिंग, 3 घंटे की बाद में। अगर हमने आज से हैबिट नहीं डाली तो क्या तुम जेई एडवांस का पेपर अच्छे से दे पाओगे? प्रिपरेशन तो हम भैया उसके लिए कर रहे हैं ना, ठीक है। जेई मेंस का पेपर भी 3 घंटे का होता है, आपके स्कूल का पेपर भी 3 घंटे का होता है, तो क्या आप दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमें माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वी डोंट से व्हेन वी आर टायर्ड, वी डोंट स्टॉप व्हेन वी आर टायर्ड, वी स्टॉप व्हेन वी आर डन। हम तब नहीं रुकते हैं जब हम थके हुए हैं, हम तब रुकेंगे जब हम काम खत्म करके मानेंगे, ठीक है। जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं, जब हमने वही वाली चीज है यार, जब एम रखा है ये वाला, ठीक है, फिर अब ये वाली बातें मत करो तुम,
कितना सर ऐसा छुट्टी दे दे, सर हमारा छुट्टी दे दो सर, खत्म हो जाएंगे सर, ये बातें नहीं होंगी। ठीक है, चलो तो यार वापस आते हैं यहां पर। ठीक है, अब पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम थोड़ी थोड़ी और बातें करेंगे कि अगर अब देखो यार, एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये यूनिट बड़ी है। ठीक है, ये यूनिट बड़ी है, तो यहां पर जो नंबर आएगा, ये जो रीडिंग आएगी, ये कैसी आएगी? छोटी आएगी। सर ऊपर वाली यूनिट छोटी है, तो यहां पर जो रीडिंग आएगी ये कैसी आएगी? बड़ी आएगी। मतलब ये कि जब छोटी यूनिट में चीजें नापोगे तो चीजें बढ़ जाएंगी, जब बड़ी यूनिट में चीजें नापोगे तो नंबर कम हो जाएंगे। लेकिन क्या इससे लेंथ पर कोई असर पड़ेगा? क्या इससे लेंथ पर कोई असर पड़ेगा? मैं लेंथ क्या लिखूंगा? अगर मैं इसकी लेंथ लिखना चाहूंगा, मैं लेंथ क्या लिखूंगा? सर मैं लिखूंगा N1 U1 यूनिट में। जैसे मैं कहता हूं सर 4 मीटर या 3 मीटर। ठीक है, और सर यहां पर इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? इसी को हम लिख सकते हैं N2 इंटू U2। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये लेंथ ना होकर के मास होता तो क्या फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। सर लेंथ ना होकर के सर टेम्परेचर होता, टाइम होता, क्या कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या? ये बात हमेशा सेम रहेगी। ये जो कहानी मैंने लिखी है, ये बात हमेशा सेम रहेगी। मतलब क्या? चेंजिंग द यूनिट्स, चेंजिंग द यूनिट, आप अगर यूनिट बदल देते हो तो वैल्यूज नहीं बदलती, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। ठीक है, तो चेंजिंग यूनिट्स डज नॉट चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो, यूनिट बदलने से मैग्नीट्यूड के, उसके फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ता है। एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाऊंगा, यूनिट बड़ी हो गई, यूनिट बड़ी हो गई तो नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, यूनिट जितनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी, यूनिट जितनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी, आपका जो नंबर है वो उतना कम होता जाएगा। लेकिन ओवरऑल ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू ओवरऑल है, ये ओवरऑल वैल्यू कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, मतलब अगर मैं u बढ़ा दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखो u1 बढ़ा दिया। ठीक है, अगर मैंने u1 को बढ़ा दिया तो n1 मेरा छोटा हो जाएगा, जैसे 3u1। ठीक है, यहां क्या है? 10u2। ठीक है, अगर मैं इसी की बात करूं तो क्या लिखूंगा? 3u1 इज इक्वल्स टू 10u2। ठीक है, जो भी यूनिट होगी, यार मीटर सेंटीमीटर कुछ भी होता रहेगा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से बोलता हूं, फिर से बोलता हूं, क्या बोल रहा हूं भाई? बोल रहा हूं यूनिट के चेंज करने से। अगर मैं 4 किलोमीटर बोलूं या 4000 मीटर बोलूं, अगर मैं 4 किलोमीटर बोलूं या 4000 मीटर बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 किलोमीटर, किलोमीटर बहुत बड़ी यूनिट है तो नंबर देखो चुन्नू सा आया। ठीक है, मीटर छोटी यूनिट है तो नंबर बहुत बड़ा आया। यूनिट चेंज करने से, यूनिट के चेंज करने से आपकी लेंथ पर फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यूनिट के चेंज करने से आपकी लेंथ पर फर्क नहीं पड़ा। तो यूनिट के एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाने पर मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आता है। बोलो भाई हां या ना? ठीक है, चलो। अरे रिपीट, 2 बार रिपीट कर दिया यार, अब कितनी बार रिपीट करवाओगे? यही रिपीट करवाते रहोगे क्या? क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या? ठीक है, अगर आपके पोल चल जाते हैं, मैं फिर से ट्राई करता हूं। ठीक है, अगर चल जाते हैं तो आप प्लीज जवाब दें। ठीक है, तब तक हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, अब एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। अब मैंने तुमको यहां पे फॉर्मूला बता दिया, क्या है? N1U1 इक्वल्स टू N2U2। सर यूनिट कन्वर्ट हो गई। सर ये अप्लाई कैसे करेंगे? सर न्यूमेरिकल कैसे आएगा? सर हम पे, सर आप जो बताते हो क्लास में समझ में आता है, न्यूमेरिकल नहीं बनते। अब देख ले, न्यूमेरिकल सीख रहे हैं। ठीक है, अब फोकस कहां होना चाहिए? सर कैसे इस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो भाई क्या बोल रहा है? डेंसिटी, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर
पानी की डेंसिटी क्या है, जो कि आपको दे रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन MKS सिस्टम, मतलब क्या, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड में। तो मैंने कहा डेंसिटी कितनी दे रखी है, पानी की डेंसिटी। सर ये क्या बना दिया आपने, इस सिंबल का नाम है रो। जनरली हम डेंसिटी को रो से लिखते हैं, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, आप ABCB लिख सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, आपकी मर्जी, ठीक है। पर मुझे अब आदत है तो मैं भाई ये लिख रहा हूं, क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमें अब ये लिख दे रखा है, तो जरा देखना किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, फिर से देखना भाई कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब मैंने कहा छोड़ दो तुम जो N1 U1 N2 U2 गोली मारो, ठीक है, यहां देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने कहा सर 1 ग्राम में, मैंने कहा सर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, सर ये 1/, इसको नीचे ले जाऊं, ठीक है, इसको नीचे ले जाऊं डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन जाएगा, 1/1000 किलोग्राम, यानी कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 किलोग्राम, ठीक है। मैं यहां पर रख देता हूं 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 किलोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 10 की पावर -3 किलोग्राम डिवाइडेड बाई, अब बात करते हैं सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर से वही लॉजिक लगाओ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, किलो जहां पर भी दिखेगा किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। चलो भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1/100 मीटर, ठीक है। क्या किया सर, 100 को डिनोमिनेटर में ले गया, ठीक है। तो इसी को लिख रहा हूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -2 मीटर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 10 की पावर -2 मीटर, और इसका होल क्यूब कर रखा है, सेंटीमीटर को मीटर में रख दिया, सेंटीमीटर को मीटर में रख दिया, ठीक है। अब बस इसके आगे सिंप्लीफाई करना है यार, 1 10 की पावर -3 किलोग्राम, बोलो 10 की पावर -2 का होल क्यूब, ठीक है। अगर मैं क्या लिखूंगा, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, ये कितना हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +6, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर +6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आंसर आ गया। अब पावर 6 -3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आंसर आ गया 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इतने प्यार से एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बेटा ये लॉजिक अब नहीं भूलना है, ये आगे भी हमें आएगा, ठीक है। चलो भाई क्या किया मैंने, सबसे पहले ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। आपको देखो क्या चाहिए था, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कन्वर्ट करना था किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। मैंने कहा ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, मैंने कहा लिख दिया। अब इसमें क्यूब था, ठीक है, तो अगर मैंने कहा यार x की पावर a की पावर b होता है तो क्या करते हैं, x की पावर a इंटू b कर देते हैं, तो -2 इंटू 3 कर दिया, ठीक है। अब पावर ऐड हो जाती है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो क्या आ गया, 1000, ऑप्शन ए, ठीक है। देखते हैं भाई, ठीक है, पोल चालू हुआ, हाँ पोल चालू हो गया शायद, हाँ बहुत सारे बच्चों का 62% आया है, ठीक है। जिन्होंने गलती करी है उम्मीद करता हूं वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, सीधा सीधा आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए भाई कोई दिक्कत तो नहीं। अगला सवाल ये आपके लिए होमवर्क में है, सेम इसी पैटर्न पर, बस इस बार मैंने डेंसिटी किसकी दे दी है, मरकरी की दे दी है, ठीक है। होमवर्क में सॉल्व जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे,
सर क्यूब कहां से आया? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर का क्यूब, ये तुमको दिख रहा है ना सेंटीमीटर का क्यूब, तो सेंटीमीटर का क्यूब मतलब क्या, सेंटीमीटर को रखा और उसका क्यूब कर दिया, यहां से क्यूब आया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई, आखिरी क्वेश्चन आज का, ठीक है। क्या है देखो, कार इज मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकंड। आपको स्पीड कन्वर्ट करनी है 90 किलोमीटर पर आवर से, मतलब क्या क्या करना है, 90 किलोमीटर पर आवर से आपको बताना है ये कितने मीटर पर सेकंड होगी। दिस इज द की कॉन्सेप्ट। आपने अगर लॉजिक समझ लिया ना यहां का, ठीक है, अगर आपने ये लॉजिक पकड़ लिया तो भाई क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बताना है 90 किलोमीटर पर आवर से मुझे कन्वर्ट करना है कितने मीटर पर सेकंड होगा। मैं फिर से पोल स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। चलो 90 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सर क्या करें, लॉजिक क्या है, ठीक है। तो भाई की कॉन्सेप्ट, कन्वर्ट क्या करोगे, किलोमीटर इंटू मीटर एंड आर इंटू सेकेंड, ठीक है। तो मैंने कहा यार 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में सर 1000 मीटर होते हैं। सर 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, उम्मीद करता हूं सबको पता होगा 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, 3600 सेकंड्स, ठीक है। अब मेरे पास क्या दिया था, 90 किलोमीटर पर आवर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 90, 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, 1000 मीटर, ठीक है, इंटू 1 घंटे में कितने सेकंड्स हो गए, 3600 सेकंड्स। अब तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब बस इसको क्या करना है तुमको, सिंप्लीफाई, हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो क्या तुमने कहीं n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 लगाया, अरे सर आपने कॉन्सेप्ट बताया था n1 u1, अरे कर रहे हैं वही चीज की है, बस मैंने तुमको दिखाई नहीं, ठीक है, क्योंकि दिखाता है n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, क्यों दिमाग लगाना, अरे ऐसे करो ना, क्या परेशान हो रहे हो, ठीक है। चलो 6 6 36 और ये आ गया 15, 6 3 दूनी 6 तिपंजे 15, ठीक है, 50 और ये हो गया 5, 25 मीटर पर सेकंड। सर ये मत पूछना बस अब से ये कैलकुलेशन कैसे करी आपने, ठीक है, मैंने बस 90 का 1000 और 3600 से डिवाइड किया है, बस ये काम किया है, ठीक है। 25 मीटर पर सेकंड, आंसर आ गया ऑप्शन सी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, देखते हैं भाई, ठीक है, क्या आया, सी आंसर आ गया हमारा, अरे वाह, बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो तो ठीक है, यहां तक की बातों में अगर किसी को भी कोई परेशानी हो तो प्लीज बताओ, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बोल सकते हो, ठीक है, फटाफट से बता दो। उम्मीद करता हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, क्या किया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और आर को, घंटे को सेकंड में कन्वर्ट किया, और बस हमने यहीं पर ला करके कहानी छोड़ दी, ठीक है। फिर तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अरे पोल तो सो जा, क्या हुआ, गायब हो गया, चलो जो भी, अब देखते हैं भाई, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो आज की कहानी को फटाफट से समराइज करते हैं, ठीक है, आज की कहानी को फटाफट से समराइज करते हैं, बोलो भाई, चालू करें, अब समरी चालू कर रहे हैं, अब क्लास खत्म हो गया आज का काम, ठीक है। बस अब हम होमवर्क देंगे, ठीक है, आज आपको क्या क्या पढ़ना होगा घर जाकर के, फिर इसके बाद टाटा बाय बाय, ठीक है। चलो यार चालू करें, हाँ भाई बताओ, ठीक है। तो रिवीजन करते हैं भाई, क्या क्या बातें करी हमने। सबसे पहले हमने बात करी थी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज को कहते हैं जो कि नाप सके, ठीक है। तो क्वांटिटीज विच
कैन बी मेजर्ड, जिनको हम नाप सकते हैं। ठीक है, अब कैसी फिजिकल क्वांटिटी होती थी? 7 फिजिकल अब देखो, फंडामेंटल और दो तरीके से तोड़ा था हमने इसको 2 तरीके से तोड़ा था। पहला डिपेंडेंसी के बेसिस पर, दूसरा डायरेक्शन के बेसिस पर। ठीक है, क्या थी? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इस तरीके से तोड़ा था। फिर यहां क्या तोड़ा था? स्केलर के फॉर्म में और वेक्टर के फॉर्म में। स्केलर क्या होते थे? जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती थी। वेक्टर क्या होते थे? जिनकी डायरेक्शन भी होती थी। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और होती थी, एंगल और सॉलिड एंगल। 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और होती थी, एंगल और सॉलिड एंगल। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती थी। ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती थी। फिर इसके बाद हमने बात करी थी यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स क्या होती थी? ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती थी। दीज आर दी स्टैंडर्ड वैल्यूज, जिसके अगेंस्ट हम चीजों को कंपेयर करते थे। कैसे नापते थे? n टाइम्स u। ठीक है, n नंबर होता था। ठीक है, कोई भी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता था? n टाइम्स u के बराबर होता था। ठीक है, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करी थी। फिर हमने बात करी थी कि यूनिट कन्वर्ट करने पर, ठीक है, यूनिट कन्वर्ट करने पर मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस हमने इसके बारे में बात करी थी। और फिर हमने इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, इसके बाद हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, यूनिट के कई सारे फीचर्स वगैरह की बात करी थी। ठीक है, कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूं। ठीक है, देखिएगा, ये सभी होमवर्क हैं आपके। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि होमवर्क में है। ठीक है, ये सभी होमवर्क में क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? आपको आज एक डीपीपी मिलेगी। ठीक है, और डीपीपी जरूर सॉल्व कीजिएगा। हर डीपीपी को क्लास के बाद जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगर मैं अब कुछ जरूरी बातें बता दूं, ठीक है, आज की क्लास में अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप कमजोर हैं या आप लिख नहीं पाए हैं, ठीक है, क्लास के खत्म होने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है क्या? आपको अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, नोट्स को छोड़ना नहीं है, पहले नोट्स कंप्लीट कीजिएगा। फिर इसके बाद क्या करोगे? नोट्स कंप्लीट करने के बाद आप जो भी मैंने डीपीपी बताई है उसको आप करेंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है सर आज की क्लास में ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो उस कॉन्सेप्ट पर जाइएगा और 1.2x पर रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, 1.2x से लेकर के 1.5x की स्पीड पर आप इसको पूरे लेक्चर को देख सकते हैं, या हो सकता है वो सेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, आपको कन्वीनियंस के लिए, लेक्चर की कन्वीनियंस के लिए कि भाई आपको सिर्फ फॉर एग्जांपल सर हमको यूनिट कन्वर्जन समझ में नहीं आ रहा, तो कन्वीनियंस के लिए आप डायरेक्ट वहीं पर जा सकते हो। आपको स्लाइड में मैपिंग टाइम स्टैम्प करके एक ऑप्शन दिखता है जहां पे आप डायरेक्ट उस ऑप्शन तक जा सकते हैं कि आप सीधा आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा? कन्वर्जन ऑफ यूनिट दिखेगा। ठीक है यार, तो वो भी आप रिवाइज कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका सारा टाइम इसमें खराब हो, लेकिन डीपीपी जरूर सॉल्व कीजिएगा। डीपीपी आपको ये इंश्योर करेगी कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बने या नहीं बने। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो वो कॉन्सेप्ट परमानेंट करने का काम करेगी आपकी डीपीपी। इसके अलावा एनसीईआरटी में आपकी एक अपेंडिक्स है। ठीक है, लास्ट में अपेंडिक्स A9। ठीक है, A9, इसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं। ठीक है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और साथ में उनकी यूनिट दे रखी हैं और कुछ और भी दिया है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होते हैं हम टाइम में पढ़ेंगे। आज का काम आपका क्या है? अप टू 10 यूनिट्स के बारे में बात करना। ठीक है, 10 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, इनके फॉर्मूले दे रखे हैं। फॉर्मूले क्या है? लेंथ इनटू टाइम, जैसे एरिया क्या है? लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपको देखने हैं। ठीक है, चलो भाई, तो बस आज की कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज
आज के लिए एक कहानी बहुत है, ठीक है। माइकल फेल्प्स की कहानी मैंने आज सुनाई थी, ठीक है। शायरी हाँ कभी कभी होगी, ठीक है, शायरी भी होगी, स्टोरीज भी होंगी, सब चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। हम देखो यार, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा, ठीक है। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है पढ़ना, ठीक है, और उसके साइड में हम जो भी चीजें करते रहेंगे वो एंटरटेनमेंट के लिए होती रहेंगी, लेकिन इससे हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कभी भी हटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, तो शायरी अगली क्लास में होगी, ठीक है। अरे हो जाएगी यार, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ठीक है।